प्यारे बच्चों, मैं नागेश्वर हरदुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के सामान्य क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 के गणित का एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाला हूं। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 3.5। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आप उसको सॉल्व करा दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। पहला और दूसरा सत्य असत्य कथन के लिए है, दूसरा आपका आसान है। 60 का अभाज्य संख्याओं मतलब अभाज्य गुणनखंड के बारे में लिखना है, तो आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से मैं आप लोगों को बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दिया हुआ है एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंड को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है आपका एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन संख्याओं को शामिल नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता है। एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन संख्याओं को शामिल नहीं किया जाता है। तो उस कंडीशन में देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में क्या है, अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे हम। ठीक है, तो कभी भी मैंने बताया था कि एक है या वो खुद कोई संख्या, उसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में कंसीडर नहीं करते हैं, मानते नहीं है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर हमें क्या लिखना है, 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड 24 का, तो पहले तो क्या हो जाएगा, दो से भी ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद किससे कटेगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से डिवाइड तो होगा, लेकिन 4 इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। क्यों, 4 को फिर से दो से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 और 3 जो होंगे इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्लियर है। अब इसमें एक हमने नहीं लिखा और 24 को खुद ने लिखा, क्यों, क्योंकि वो 24 से खुद से डिवाइड होगा। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 6 के बाद 8 से भी डिवाइड होगा, 8 के बाद खुद 12 से भी डिवाइड होगा, और उसके बाद क्या होगा, 24 से डिवाइड होगा। इतनी संख्याओं से ये डिवाइड होगा 24। अब इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करेंगे तो एक को क्या करेंगे हम, एक को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि एक सभी संख्या का गुणनखंड होता है। तो एक हट गया हमारा, और वो खुद संख्या, ये भी क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 12 ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं है। मतलब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणे 4 या 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 3। तो इस तरह से क्या है, ये सबसे ये इनको और अभाज्य छोटी संख्याओं में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 और 3 ही क्या हो गए इसके अभाज्य संख्याओं, मतलब इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसमें एक और खुद वह संख्या, उसको हम शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, ये आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, कितने की, 4 अंकों की। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। तो 9 को 4 बार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसके क्या हमें ज्ञात करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात करने का क्या मैंने तरीका बताया था कि संख्या को क्या करिए, एक टेबल मेथड हमने बताया था कि टेबल से क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते चले जाइए। जैसे हमने 4 अंकों की बड़ी संख्या लिख ली, अब किससे डिवाइड होगा, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 लिखेंगे सबसे पहले, 3 3 जा 9, फिर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा
फिर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 101 है, ये 101 क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होगा। 101 को और किसी संख्या से क्या डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब ये क्या हो जाएगा 101 डिवाइड हो गया। अब देखिए 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य, ये भी अभाज्य संख्या और ये भी अभाज्य संख्या। अब इन्हीं का गुणन, ये सब क्या है गुणनखंड है किसके 9999 के। तो अब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके जो गुणनखंड है उसको हम लिख सकते हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, ये क्या हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया 9999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का, सॉरी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, मैंने कहा था कि जब छोटी संख्या लिखनी हो तो क्या करिए सब 0 0 करके लास्ट में जो 5वां नंबर है या जितनी संख्या है वहां पे क्या करिए 1 लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इससे छोटी संख्या नहीं होगी। अगर इसमें से 1 भी घटा देंगे तो ये संख्या क्या है 5 अंकों की है, वो घट के क्या हो जाएगी 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या यही हो गई। अब इसका हमें क्या निकलना है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेगा हमारा, कैसे निकलेगा, पहले ये 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये एक बार और 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या अब ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। लास्ट में क्या है 5 है, डिविजिबिलिटी रूल याद करिए आप लोग, मैंने बताया था कि विभाज्यता के नियम। अभी यहां लास्ट में 5 है तो क्या होगा ये 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये फिर 5 से विभाजित होगा, फिर 5 से, फिर 5 से। अब ध्यान दीजिए ये सभी संख्याएं जो क्या है ये अभाज्य गुणनखंड ही तो हैं। अब इनको हम एक जगह लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे किसके 10,000 के। तो देखिए 1 2 3 4 बार 2 है और 4 बार 5 है, तो ऐसे लिख लीजिए। क्लियर है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड हमने क्या कर लिया प्राप्त कर लिया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, 1729 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। छठा क्वेश्चन है हमारा 1729, 1729 के क्या करिए अभाज्य गुणनखंड को क्या करिए ज्ञात करिए। अब देखिए 1729, चूंकि लास्ट में 9 है, अब ये हो सकता है 3 से विभाज्य हो जाए। हमें क्या है विभाज्य 3 से करते हैं तो 5, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे हम 5 से चेक करेंगे, 5 से भी अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे हम फिर 6 से चेक करेंगे, 6 से भी नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे हम 7 से करेंगे, 7 2 जा 14, क्या होगा रिमाइंडर 3 होगा, से 3 बचेगा, 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा 32। तो 4 टाइम है 28 और बचेगा 4 और 9, 7 7 जा 49। अब क्या होगा फिर 7 के बाद हम देखते हैं किससे डिवाइड होगा ये 8 9 10 से डिवाइड नहीं होगा, फिर देखते हैं 13 से हो सकता है डिवाइड हो जाए। 13 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 13 हो जाए 13 और 24 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 11 नहीं ये 7, ये कितना हो जाएगा अब ये 19। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए 7 13 और 19। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 7 13 और 19। ये हो गया 1729 के अभाज्य गुणनखंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन है हमारा, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को क्या करिए, उदाहरण के द्वारा पुष्ट करिए। तीन क्रमागत संख्याएं अगर हम लेते हैं, कौन कौन सी लेते हैं, 2 3 4, इनका गुणनफल 2 3 4, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24। अब ये क्या हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 से विभाज्य है, क्या है 6 4 जार 24। ठीक है, इसी तरह से हम एक दो और लेते हैं, लगातार तीन क्रमागत संख्या। अगर हम क्या कर ले, 4 5 6, 4 5 जा 20, 26 जा 120। अब ये भी क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 4 5, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। अब ये भी क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि लगातार तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है वो 6 से विभाज्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आठवां क्वेश्चन हमारा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, अब ध्यान दीजिएगा, दो क्रमागत विषम संख्या कौन से हो सकते हैं, 3 लिया हमने और 5 लिया, 5 लिया तो उसके साथ 7 ले लिया, 7 लिया तो उसी के जस्ट अगला 9 ले लिया। अब देखिए विषम संख्याएं क्रमागत है, 3 5 5 7 या 7 9, तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग होता है हमेशा क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है। तो इसको, इस कथन की पुष्टि कैसे होगी, 3 और 5 को हमने क्या किया, ऐड किया, क्या मिला हमें 8, 4 से क्या है विभाज्य है, 5 और 7 को हमने क्या किया, ऐड किया, कितना आया 12, ये क्या है 4 से विभाज्य है। 7 और 9, 7 + 9 16, ये भी क्या है 4 से विभाज्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो होता है वो 4 से क्या होता है, पूर्णतया विभाज्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, नौवां क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो पहला है 24, दूसरा है 56 17 3 तीसरा है 70, चौथा है 54। अब इसमें क्या होगा, कौन जो है अभाज्य गुणनखंड है। ध्यान दीजिए 24 का 2 × 3 4, और यहाँ पे 4 से भी क्या है मल्टीप्लाई किया है, 4 खुद क्या है एक भाज्य संख्या है, ये 2 और 2 2 × 2 लिखा जा सकता था इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले 1 लिख दिया गया है, 1 को अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब देखिए दूसरे में क्या दिया है 56, 1 7 2 2 2, ये सभी क्या है अभाज्य गुणनखंड है, तो ये इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। 70 है 2 5 7, ये भी क्या है अभाज्य गुणनखंड है। 54 में क्या है 9 9, एक क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है, इसको क्या कर लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होगा अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ही क्या है सही है। नेक्स्ट आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25 110 संख्या 45 से विभाज्य है। कहा है इसने कि बिना भाग किए पता करिए कि 25 110
45 से क्या है, विभाज्य है। अब देखिए विभाज्यता के नियम में जब मैंने आप लोगों से पढ़ाया था तो कहा कि 5 से विभाज्यता के लिए क्या होना चाहिए, संख्या के अंत में जी 0 या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 45 से विभाज्य होगा कैसे, यहाँ पे 0 है, इकाई के स्थान पे क्या है, 0 है। तो ये जो है 45 से ये 25,110 क्या होगा, ये विभाज्य होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ आपका, 11वां क्वेश्चन है कि संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 2 और 3 6 से विभाज्य होता है। इसी प्रकार सभी संख्याएं क्या होंगी, 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 और 6 के गुणन मतलब उनके गुणनफल से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 18 क्या है, 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो 2 गुणे 3 मतलब क्या है, 6 से भी विभाज्य है। कौन, 18। तो दूसरा इसमें ही दिया हुआ है कि अगर कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, किससे, 4 से और 6 से, दोनों से विभाज्य है, तो क्या वह संख्या 4 गुणे 6 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी। देखिए पहले के केस में तो मिल गया कि 2 और 3 छोटे थे, तो 18 से 2 और 3 से 18 क्या हो रहे थे, पूर्णतः 18 विभाजित हो रहा था। तो 2 गुणे 3 6, उससे भी क्या 18 बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो 18 विभाजित हो रहा था 6 से। लेकिन इस केस में क्या होगा, कोई संख्या है 4 और 6 दोनों से विभाजित हो रही है, मतलब कि 24 ही लेते हैं हम या 12 ले लेते हैं, सपोज करिए 12 लेते हैं, 4 से भी विभाजित हो रही है, 6 से भी विभाजित हो रही है। लेकिन 12 4 गुणे 6 मतलब 24 से विभाजित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 12 24 से ऑलरेडी छोटा है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्याओं, 4 डिफरेंट अभाज्य संख्याओं की से बनने वाली सबसे मतलब उनके गुणनफल से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अब जब बात हो रही है सबसे छोटी संख्या की, तो हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी सबसे क्या कर लेंगे, छोटे लेंगे। तो 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, उसके बाद क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। यही तो हुआ 4 अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी। तो अब इनको गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, 2 3 जा 6 6 5 जा 30 37 जा 210। तो सबसे छोटी संख्या, लगातार 4 अभाज्य संख्याएं, मतलब कि जो सबसे छोटी संख्या है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल की, तो क्या आ जाएगा, 210 होगा। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 3.5 फिनिश होता है। टोटल 12 क्वेश्चन थे, सॉल्व करा दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो एक्सरसाइज नंबर 3.6 देखिए। ध्यान दीजिए 3.6 में जो पहला है आपको क्या करना है, सिर्फ महत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करना है, मौसक याद करना है। तो मौसक तो मैंने आप लोगों को सिखाया है, मैं बता भी दे रहा हूं कि जैसे 36 और 84 का क्या निकालना है हमें, महत्तम समापवर्तक। तो मैंने भाग विधि बताया था और क्या बताया था, टेबल मेथड। तो 36 84 क्या क्या करेंगे, 84 में 36 से भाग दे देंगे, जो छोटी संख्या है उससे भाग दे देंगे बड़ी संख्या में। तो 36 है, 36 क्या क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7 72। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 12 और ये क्या हो जाएगा, 36 को डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो 12 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 36 और 84 का जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या है, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है 3.6 का टोटल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया निम्न का मौसा ज्ञात करिए। पहला 2 क्रमागत संख्याएं, पहला क्या है, 2 क्रमागत संख्याएं।
अब देखिए दो क्रमागत संख्याओं का मौसा अगर हमें ज्ञात करना हो तो दो क्रमागत संख्या मतलब क्या है, क्रम से आने वाली। तो अगर हम सिंपल ले लें 2 और 3 ले लेते हैं, तो इनका अगर हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है, तो 2 से 3 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 1 2 1, फिर क्या होगा 2, तो 1 से डिवाइड हो रहा है ये। तो दो क्रमागत संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो क्या हो जाएगा, हमेशा और हमेशा 1 होगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आइए, सेकंड में ही दिया हुआ है ये, ए बी सी करके क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूसरा का बी में दिया हुआ है दो क्रमागत सम संख्या है। दो क्रमागत सम संख्या का मतलब 2 और 4, सबसे छोटी छोटी संख्या मैं ले रहा हूं। तो 2 और 4 को जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4, तो पहली ही संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी, वो महत्तम समापवर्तक हो गई है। अगर हम क्या ले लें, 4 और ले लें, दूसरा क्या लेना, 6। लगातार दो क्रमागत सम संख्या है, 4 और 6 भी क्या है, क्रमागत सम संख्या है। तो 4 और 6 को ले लेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 4 2 2 2 4। तो इस कंडीशन में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सी वाला ऑप्शन है, देखिए सी लिख रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्या है। दो क्रमागत विषम संख्या के लिए हम क्या ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 2 3 2 1 2 1 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 2। तो अगर क्रमागत विषम संख्या है या सिर्फ क्रमागत संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक सिर्फ और सिर्फ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 3.6 के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो अभाज्य संख्याएं 4 और 15 का मौसा इस प्रकार ज्ञात किया गया कि 4 4 ठीक है। तो इस तरह से 3.6 आपका क्या होता है, ये फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है 3.7। एक्सरसाइज देखिए 3.6 का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं 4 और 15। ठीक है, अब इनका अभाज्य संख्या, इनका जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड ऐसा है कि 4 क्या हो गया, 2 गुणे 2, 15 जो है उसका क्या है, 3 गुणे 5। अब इसमें कोई भी संख्या क्या है, कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो इनका मौसा कैसे निकलेगा, तब ये होगा कि इनका मौसा 0 होगा। तो नहीं, इनका मौसा 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सभी संख्याओं में एक जो होता है हमेशा क्या होता है, कॉमन होता है। तो यहां से इसका जो महत्तम समापवर्तक है वो क्या है, 1 है।